हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस इन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के अणुओं का हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर होने वाले एक रेखीय प्रवाह होता है, ठीक है। रासायनिक दृष्टि से यह डिफ्यूज़न का ही एक विशिष्ट प्रकार होता है, जिसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का नहीं बल्कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। हम देखते हैं कि एक यूट्यूब के बाएं भाग में शुगर का 10% विलयन लिया जाता है और यूट्यूब के दाहिने भाग में वाटर भर दिया जाता है, ठीक है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि डिफ्यूज़न के नियम के अनुसार शुगर जो है वो जल में पूरी तरह से विसरित हो जाता है और जल के अणु का विसरण शुगर के सॉल्यूशन की ओर होने लगता है, ठीक है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं, जैसे कि जब यूट्यूब में दोनों सॉल्यूशन के मध्य क्या करते हैं, एक परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि फ़िल्टर पेपर या सेल्यूलोज की बनी एक वॉल लगा दी जाती है, तब जो वाटर एवं शुगर के सॉल्यूशन का विसरण के नियमानुसार ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम दोनों सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है जैसे कि जल के अणु का विसरण शुगर के सॉल्यूट की ओर होने लगता है, ठीक है। इस प्रकार ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जल एवं सॉल्वेंट के अणुओं के विसरण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि उसी यूट्यूब में अगर हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, वाटर एवं शुगर दोनों का विसरण नहीं हो पाता है, क्योंकि लगाई गई मेम्ब्रेन जो है वो क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, ठीक है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट या सॉल्यूट है वो आर पार नहीं जा सकता है, ठीक है। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है, तब लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर से वाटर या अन्य सॉल्वेंट के अणु क्या होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर डिफ्यूज़न करने लगते हैं। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। या इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें जल या अन्य विलायकों के अणु स्वयं ही अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलायकों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती है। जब किसी प्लांट सेल में ऑस्मोसिस क्रिया के समय जल या किसी अन्य विलायक के अणु बाहरी विलयन से कोशिका के अंदर विसरित होता है, तब उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। परंतु जब यह क्रिया विपरीत दिशा में होती है तब उसे हम एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। जीवित कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने टाइप्स के होते हैं। ऑस्मोसिस जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है, बाह्य माध्यम से विलायक के अणुओं का मूवमेंट अगर सेल के प्रोटोप्लाज्म में होता है तो उसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, किशमिश को जल में डुबो दिया जाता है तो यह फूलकर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। यह क्या होता है, एंडोऑस्मोसिस के प्रदर्शन हेतु सबसे अच्छा उदाहरण माना गया है, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सोऑस्मोसिस। जब पादप कोशिका के बाहर स्थित माध्यम में विलेय का सांद्रण अधिक हो तो उस स्थिति में कोशिका में स्थित सॉल्वेंट के अणुओं का गमन
कोशिका से होकर बाहर की ओर होने लगता है। इसे हम ऑक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे कि 50 या 60% शक्कर के विलयन में अंगूर को डालने पर वह कुछ समयांतरा पश्चात क्या हो जाते हैं, संकुचन प्रदर्शित करने लगता है। तो यह किसका एग्जाम्पल है, एक्सो ऑस्मोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के विलयन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक विलयन। जब किसी विलयन की सांद्रता साइटोप्लाज्म की सांद्रता के बराबर हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नमक का 0.9% विलयन तथा RBCS का साइटोप्लाज्म क्या है, समपरासरी होता है। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अतिपरासरी विलयन। ये क्या होते हैं, जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन लिए जाते हैं तब वह विलयन जिसकी सांद्रता अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा है हमारा अल्पपरासरी विलयन। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को लिया जाता है तो जिस विलयन की सांद्रता कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस या परासरण का महत्व। फर्स्ट है रूट हेयर्स, भूमि में जल का एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, रूट हेयर्स से एक सेल से दूसरी सेल्स में जल का मूवमेंट भी किसके कारण होता है, ऑस्मोसिस के कारण ही तो है। ऑस्मोसिस की क्रिया के कारण वाटर एब्जॉर्प्शन से कोशिकाएं टर्जिड हो जाती है। टर्जिड या टर्जिडिटी के कारण पौधे की पत्तियां, तने सीधे क्या होते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों के अंगों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतिविधियां जैसे कि रंध्रों का खुलना एवं बंद होना। ठीक है, ये किस में होता है, स्टोमेटा में। बीजों के विकिरण के लिए फलों का फटना, फर्न की बीजाणुधानी का फटना आदि क्रियाएं ऑस्मोसिस क्रिया पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है स्टोमेटा का ओपनिंग एवं क्लोजिंग गार्ड सेल्स के टर्जिड प्रेशर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोलिसिस, जो कि ऑस्मोसिस क्रिया पर आधारित घटना है, की सहायता से लिविंग सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस क्रिया के कारण ही पौधों में मूवमेंट होती है। उदाहरण के लिए जैसे छुई का पौधा ले सकते हैं, जिसको स्पर्श करते ही वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। फिर देखते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है तब उस सॉल्यूशन में घुलनशील विलेय पदार्थों की उपस्थिति के कारण एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जा सकता है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर उस प्रेशर के बराबर होता है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर शुद्ध वाटर अथवा सॉल्वेंट के अणुओं को उसके अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होने से रोक देता है। तो इस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर का मापन वायुमंडलीय दाब के रूप में किया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल 1.01 बार्स। वॉन हॉप ने विलयन के परासरण दाब एवं विलयन की सांद्रता में संबंध दर्शाने के लिए निम्नलिखित समीकरण दिए, जैसे कि पाई वी इक्वल NS RT, पाई इक्वल NS अपॉन V RT, NS अपॉन V इक्वल V, तब पाई इक्वल C RT। यहाँ पर पाई इक्वल परासरण दाब है, R गैस स्थिरांक है, V विलायक का आयतन है और T मानक ताप, NS विलेय के अणुओं की संख्या और C इक्वल टू NS अपॉन V ये क्या है, सांद्रता है। ठीक है,